जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आईपैक पर ईडी की रेड मामले में ममता बनर्जी के वकील, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अब कोर्ट में तिगड़मे लगा रहे हैं, तारीख बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, धाराएं बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला तो था कि ईडी की रेड में ममता बनर्जी ने दखल दिया, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा था, इनका जैसा कहना है कि तो पॉलिटिकल रेड है, हमारे दस्तावेज चुराने आए हैं, इसीलिए हमने दखल दिया। तो कोर्ट में होना तो ये चाहिए था कि ममता बनर्जी कहती कि नहीं जी हमने तो दखल दिया, और वो दखल बिल्कुल सही था, ईडी जो है वो राजनीतिक छापेमारी करने आई थी। लेकिन कोर्ट में मामला ही बदल जाता है। कोर्ट में ईडी तो यही कहती है कि भाई हमारा अधिकार है कि हम सही तरीके से जांच करें, और ममता बनर्जी ने हमें जांच से रोका और दस्तावेज उठा कर ले गई। ईडी ने बाहर भी यही कहा, कोर्ट में भी यही कहा, लेकिन कोर्ट में इनके वकील अलग ही दलीलें दे रहे हैं कि इस मामले को फला धारा में नहीं सुनना चाहिए, इस मामले की तारीख और बढ़ा देनी चाहिए, इस मामले को दो जजों की बजाय 5 जजों ने सुनना चाहिए। यानी कि साफ दिख रहा है कि फंस रहे हो तो बचने के लिए हाथ पैर मार रहे हो। आईपैक मामले में सुनवाई थी 18 मार्च को, और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस पंकज मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया। जो पूरी सुनवाई हुई उसमें कोर्ट की तरफ से सबसे पहले तो ममता बनर्जी के लिए एक बेहद अहम बात कही गई। जो जजों ने कहा कि जो स्थिति बनी उस वक्त ईडी रेड में, जो हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री घुसी, वो सही नहीं था, वो स्थिति ठीक नहीं थी, और ये बहुत असामान्य, अनयूजुअल है। किसी मुख्यमंत्री का ईडी की रेड में इस तरह घुस जाना, वो स्थिति सही नहीं है। और ऐसे में कुछ तो होना चाहिए, जो कल को अगर दोबारा ऐसा मामला उठता है तो फिर कोई नियम कानून हो, कोई निर्देश हो, कुछ तो हो कि किया क्या जाए। ऐसे तो मामला खालीपन रह जाएगा, कल को कोई और मुख्यमंत्री भी आकर घुस जाएंगे ईडी रेड में, और ईडी के अधिकारी मुंह देखते रह जाएंगे। जो सुनवाई हुई है उसकी मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है ममता बनर्जी के वकीलों को, और जो जज ने इन्हें अच्छी खासी डांट भी सुनाई है, देरी पर इनकी बात भी मानने से इनकार किया है, और कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो गलत किया, और ऐसा दोबारा ना हो तो इसके लिए कुछ तो कोर्ट को करना ही पड़ेगा। अब यहाँ जब दलीलें शुरू हुई तो पहले तो इनके वकील, जो पश्चिम बंगाल सरकार से वकील हैं, श्याम दीवान, उन्होंने कहा कि आते ही सुनवाई में कि भाई हमें और समय दे दीजिए जज साहब, इसकी सुनवाई टाल दीजिए, क्योंकि जो ईडी ने जो जवाब दाखिल किया है, देखिए ईडी ने पिटीशन लगाई और फिर उसका जवाब दिया ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने, डीजीपी ने, इन सब ने जवाब दिया। उसके जवाब में ईडी ने एक जवाब दिया, अब उस जवाब का इन्हें जवाब देना था। अब इन्होंने कहा जी ईडी ने तो कुछ और ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है, तो और समय दे दीजिए। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमने तो 4 हफ्ते पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है, यानी कि पूरा 1 महीना इनके पास पर्याप्त समय था कि अपना जवाब दाखिल करते। अगर इन्होंने ये 1 महीने में भी दाखिल नहीं किया है तो ये सीधा सीधा मतलब है कि ये मामले में देरी करवाना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं, और इतने संवेदनशील मामले को इस तरह टालना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा कि इन्हें समय नहीं मिलना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो इसके दायरे से बाहर है, हमें उस पर विचार करना है। लेकिन अगर कोर्ट जो है इनके जवाब को नजरअंदाज करके आज सुनवाई करना चाहता है तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है, अगर आप इस पर विचार ना करें तो इस पर कोर्ट ने उन्हें टोका, जस्टिस मिश्रा ने टोका कि आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या नजरअंदाज करना है, किसे ध्यान में लेना है, आप हमें हुक्म नहीं दे सकते हैं। हम किसी भी चीज को क्यों नहीं उस पर विचार करें, अब जो भी रिकॉर्ड में है हम उस पर विचार करेंगे। तो पहली बात तो यही इनकी खारिज हो गई कि इनको आज ही सुनवाई करनी पड़ेगी, आपको सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा, टाला नहीं जाएगा, और जो ईडी का जवाब था हम उसको भी ध्यान में लेंगे। कोर्ट ने यही कहा कि राज्य सरकार की स्थिति इसमें बेहद कमजोर है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, तो इसमें लिखित जवाब होना चाहिए था।
पर अब हमें बिना लिखित जवाब के ही इस पर सुनवाई करनी पड़ेगी। तो सुनवाई हुई, जिसमें इनके जो वकील हैं श्याम दीवान और कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी की तरफ से उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। वो दलीलें क्या हुई ये भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मामला अब एक दलील होने के बाद एक पक्ष की अब अगले हफ्ते के लिए इसकी दूसरी तारीख है, जिसमें संभवतः ईडी अपनी बात रखेगी, एसजी तुषार मेहता बात रखेंगे। अगर इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स रह गए होंगे तो फिर ये लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन मामले की सुनवाई लगातार होगी। इन्हें जवाब देने के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। इन्हें जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते में करें, फिर अपना जो ये यहाँ बोलकर आए हैं वो ये अपना लिखित में भी दे। लेकिन इनका देखिए फोकस क्या था, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ये तिगड़म लगा रहे हैं। पहला तो इन्होंने टालने की कोशिश की, टालना इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कुछ ऐसा आदेश आ जाए जिसमें ममता बनर्जी गलत साबित हो, जिसमें ये लगे कि ममता बनर्जी वहां पर आईपैक के गलत कामों को छुपाने गई थी, बचाने गई थी, और कहीं ना कहीं टीएमसी भी उससे जुड़ी हुई है। ऐसा कोई आदेश नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट से जब तक कि चुनाव ना हो जाए, क्योंकि चुनाव देखिए 23 अप्रैल को एक है और मतदान जो है और 29 को है। उसके बाद जो भी होगा उसका चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी पर चाहे असर पड़े। तो इसीलिए इनकी कोशिश तो है कि तारीख पर तारीख मिले और हम चुनाव किसी तरह ऐसे ही टाल दें और ममता बनर्जी को किसी भी ऐसी स्थिति का, अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। दूसरा इन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि ईडी ने आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका डाली है। अनुच्छेद 32 कहता है कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है उसके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब इनका कहना है कि ईडी ना तो कोई व्यक्ति है ना तो कोई संस्था है, इसलिए वो आर्टिकल 32 के तहत इसमें याचिका दायर नहीं कर सकती, क्योंकि ईडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है। तो ये एक डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है और वो अपनी आर्टिकल 32 के तहत वो नहीं आ सकता। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो केंद्र सरकार आ सकती है, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो इनका तो कोशिश यही कि आर्टिकल 32 में अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, अगर आर्टिकल 32 के तहत नहीं होगी तो इसमें ना तो ये दंडात्मक बनेगी और ना ही हो सकता, फिर ये चैलेंज करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रहा है, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले ही मामला था तो वहां सुना जाना चाहिए। तो ये सब ये दलीलें दे रहे थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर ईडी, एक और अनुच्छेद है 226, वो भी इसी तरह का है जिसमें हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस मिश्रा ने, कि अगर ईडी आर्टिकल 32 के तहत भी नहीं आ सकती, आर्टिकल 226 के तहत भी नहीं आ सकती, तो फिर अगर दोबारा ऐसी स्थितियां बनती हैं, किसी और राज्य में अगर बनती हैं, तो फिर क्या तरीका होगा इससे निपटने का। ये तो एक तरह का वैक्यूम है, आप इसे खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं कि क्योंकि एक अपनी तरह का पहला मामला है, कभी हुआ हो इतिहास में इसकी तो जानकारी भी सामने नहीं आ रही है कि कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन हुआ भी होगा तो इक्का दुक्का मामला होगा जिसमें जांच एजेंसी आई है जांच करने और मुख्यमंत्री खुद आ गई उसमें दखल देने। तो ये ऐसी स्थिति में जांच एजेंसियां क्या करें, आखिर मुख्यमंत्री आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और अगर आती है तो जांच एजेंसी क्या कर सकती है, और अगर दस्तावेज उठाकर ले जाए तब ऐसे में क्या तरीका हो सकता है। अब इसमें इन्होंने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, कपिल सिब्बल और श्याम दीवान ने, कि तो ऐसे में तो सेक्शन 145 में हो सकता है जी, और दूसरा जो है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके काम में दखल देने का मामला बन सकता है। अब ये देखिए इतनी बड़ी धाराएं होती तो है नहीं, और आर्टिकल 145 है वो, उसके तहत जो है मोटा मोटा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई किसी चीज को लेकर प्रक्रिया बता सकता है, प्रोसीजर बता सकता है, गाइडलाइंस बता सकता है, दंडात्मक तो नहीं है। इन्हें तो यही दिक्कत है कि आर्टिकल 32 के तहत फैसला और ज्यादा हार्ड हो सकता है, इसका स्कोप है। ऐसा नहीं ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, लेकिन यहाँ इनके तो पुलिसकर्मी भी फंसे हैं, ओवरऑल सरकार फंसी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट कहां तक जाएगा इस मामले में, ये इनको डर है। इसीलिए ऐसी धाराओं के तहत मामला लाया जाए जो कि पहले ही थोड़ी हल्की हो। तो ये दिखाता है कि अगल बगल से निकलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मेन एंट्रेंस से तो आपके लिए रास्ता बंद है। आप अगर मामले पर सुनवाई करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, यहाँ आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए मामले तक आ ही नहीं रहे हैं। जबकि इनका जवाब देखिए, ईडी ने जब रिट डाली थी, इनका जवाब देखिए, आपस में ही टकराते हुए जवाब है। जहां पुलिस वालों ने भी कहा कि भाई
ईडी की जांच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ममता बनर्जी आई थी और उन्होंने ईडी के अधिकारियों से बात की और कहा कि फला जगह उनके राजनीतिक दस्तावेज हैं, तो वहां जांच मत कीजिए। उसके बाद ममता बनर्जी चली गई, कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी भी कह रही हैं, जी मैं आई थी, मैंने ईडी वालों को ये कहा और उन्होंने मुझे वहां तक जाने भी दिया और उसके बाद मैं चली गई, जी कुछ नहीं हुआ। और ये इन्होंने जवाब दिया। अब बाहर आके उस दिन ममता बनर्जी ने क्या किया था, मीडिया हरी फाइल पकड़कर मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि ईडी वाले हमारी पार्टी के कागज उठा के ले जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट उठाकर ले जा रहे हैं, हमारी रणनीतिक दस्तावेज उठाकर ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं आई हूं यहाँ। आईपैक के बहाने हम पर हमला हो रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा था। जब ईडी आपको परेशानी नहीं कर रही थी, जब ईडी आपकी सारी बातें मान रही थी, तो आपको ईडी क्यों बुरी लग रही थी? उस दिन आपने हंगामा क्यों किया? उस दिन तो आप जो एफिडेविट दायर करते हैं उसमें तो आपने जो उस दिन किया है उससे ही आप मुकर जाते हैं। आपको ईडी से कोई समस्या ही नहीं थी, आपने जो कहा ईडी ने मान लिया। अगर तो आपकी बात अगर ईडी को इतनी माननी ही थी तो वो क्यों आए थे वहां पर? आप तो कह रहे हैं वो तो राजनीतिक द्वेष से आए थे। तो राजनीतिक द्वेष से अगर कोई आएगा तो ममता बनर्जी की बात बड़े प्यार से मान रहा है। यहाँ हुआ ये था, जैसा कि ईडी ने बताया है कि ये तो अपना जांच कर रहे थे, छापेमारी कर रहे थे। ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ आई, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, पुलिस वालों की भीड़भाड़ के साथ आई, लाव लश्कर के साथ वो 5-6 अधिकारी थे और ये लोग अपने कागज उठाकर जाने कौन कौन से दस्तावेज उठाकर ले गए हैं, पार्टी के, आईपैक के, घोटाले के, भ्रष्टाचार के, अब कौन जाने क्या क्या उठाकर ले गए हैं। और ईडी के अधिकारियों को एक तरह से इन्होंने बंदी बना लिया कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। कैसे करते? कुछ एक सीआरपीएफ के जवान, कुछ जो है ईडी के अधिकारी, अब गोली थोड़ी चला सकते हैं, सामने पुलिस है और मुख्यमंत्री है। अब उसके बाद सफाई देती रही, मैं तो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई थी, मैं तो वहां टीएमसी की मुखिया के तौर पर गई थी, तो लाव लश्कर आपके पीछे क्यों आया था? डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, वो तो कह रहे हैं जी हम तो इसलिए गए थे कि हमें मुख्यमंत्री की रक्षा करनी थी। अब मुख्यमंत्री कह रही है मैं तो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई थी, तो आप तो खुद डावाडोल हो। ऊपर से ईडी के अधिकारियों पर अलग से कंप्लेंट कर दी। तो ईडी ने यही मांग की थी कि एक तो अधिकारियों के खिलाफ जो जांच होगी, जो इन्होंने शिकायत की है वो रोक दी जाए, दूसरा जो दस्तावेज ये लेकर गई है उन्हें सिक्योर किया जाए, और ऐसे मामलों में जो हमें हमारा जांच का एक अधिकार है, एक जांच एजेंसी के तौर पर निष्पक्ष जांच का हमें अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ है तो हमें न्याय दिया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच हो, ये ईडी ने मांग की है। तो कोर्ट ने पहले तो विभागीय जांच रोक दी, विभागीय जांच नहीं पुलिस की जांच थी जो ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, तो कोर्ट ने पहले तो शुरू में उस पर ही रोक लगा दी थी। इसके बाद इनकी जो दलीलें थी वो सुनी जानी थी, जिसमें इससे पिछले महीने एक बार सुनवाई हुई और अब 18 मार्च को सुनवाई हुई है, अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि ईडी की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको ये अपने आर्ग्यूमेंट रखने होंगे कि आर्टिकल 32 के तहत कैसे जायज है ईडी का इसमें पिटीशन लगाना, और इन्होंने ये भी आपत्ति जताई है ईडी सीबीआई के लिए सीबीआई से जांच की मांग नहीं कर सकती, तो वो उसको भी जायज ठहराएंगे और अपनी दलीलें देंगे। बाकी कोर्ट का जो रुख है, कोर्ट कम से कम इतना तो ये मानता है कि एक तो ये मामला बहुत बड़ा है, बड़े कैनवास का मामला है, सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। दूसरा ये भी मानता है कि ये अपने आप में ऐसा अजीब मामला है, बहुत ही असामान्य स्थितियां पैदा हुई हैं जिसका समाधान होना जरूरी है, ताकि ऐसा दोबारा ना हो, जांच एजेंसियों को ऐसा ना फेस करना पड़े और कोई मुख्यमंत्री छुट्टा सांड ना बन जाए कि वो ईडी की जांच में कहीं छापेमारी में घुसकर सींगे मारना शुरू कर दे। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए, और ये किस धारा के तहत लगेगी, कैसे लगेगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ममता बनर्जी, इनकी सरकार, इनके पुलिस वाले, ये तो कोर्ट में कम से कम ये परिलक्षित हो रहा है कि इनको ये फंसे हुए हैं और इन्होंने जो किया उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।